गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन और आज पढ़ेंगे संविधान सभा। एमपीपीएससी 2023 इन 24 मेंस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और 24 का जो प्री है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करी है इंडियन पॉलिटी। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें लास्ट में हम देखेंगे मेंस और प्री के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि किस तरह से होती थी। पहले इस तरह से संविधान सभा ऑर्गेनाइज होती थी, है ना, जब अंग्रेज थे हमारे ज़माने में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, भारत परिषद और वायसराय, है ना, भारत की एक परिषद होती थी और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय नागरिकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्योंकि हमने मांग करी थी कि हमें भी आपकी जो कार्यकारी चल रही परिषद चल रही है ना, उसमें हमें नियुक्त किया जाए। तो वायसराय था एक तरफ और एक तरफ का परिषद चलती थी ना अंग्रेजों की, तो उसमें भारतीय नागरिकों को नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। ठीक है, भारतीय परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी भी इसमें सदस्य थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी के रूप में, है ना, सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी के रूप में, किसके कार्यकारी के रूप में, वायसराय के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायसराय के कार्यकारी के रूप में परिषद में नियुक्त किया गया था। किसको? सत्येंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये विषय ध्यान रखें। और जो आपके भारतीय परिषद में कौन थे, सदस्य थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी थे। ये विषय ध्यान रखें। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार किया गया। इसमें क्या किया गया था, जो पृथक अलग से ना, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को इसमें स्वीकार किया गया था। ठीक है, शिमला प्रतिनियुक्ति हुई थी, है ना, जिसमें आगा खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खान के नेतृत्व में कुलीन मुसलमानों के एक समूह ने 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। ठीक है, और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। क्या बोला था उन्होंने? मुसलमानों के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। हमें अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए। किसने? मुसलमान लोगों ने, 1906 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने कहा, क्या कहा था? सांप्रदायिक, इन्होंने मांग करी थी उस टाइम। क्या बोला था ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हम सांप के दांत बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सांप के दांत बो रहे हैं। आपको पता ही है सांप के दांत पे क्या होता है, जहर होता है ना। वही बोलना चाह रहे हैं कि सांप के दांत बो रहे हैं, उसमें जहर मिलेगा हमें, है ना, जिसका परिणाम भयानक होगा। क्या बोला उन्होंने? जिसका परिणाम भयानक होगा। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। केंद्र और प्रांत, जो पहले द्वैत शासन चल रहा था ना, तो केंद्र और प्रांत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई, मतलब बड़ा हो गया आकार ना, पहले छोटा होता था तो उसको बड़ा कर लिया गया इन्होंने। केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्यों, कितनी थी? 16 से 60 सदस्यों तक बंगाल, मद्रास, मुंबई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद प्रत्येक में, इसमें 50 सदस्य, पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषद प्रत्येक में 30 सदस्य थे। ठीक है, ये अलग अलग बताया इन्होंने। ब्रह्मा में भी हुआ था ना, ये ब्रह्मा हमारा विषय था ना, भारत का ही हिस्सा था, उस टाइम की बात हो रही है। यहाँ कौन कितने सदस्य थे, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया? 1909 अधिनियम में तो हमने देख लिया है किसको सदस्य बनाया गया था और किसको वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको पता ही है ना, तो रिवाइज कर सकते हो आप लोग, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं उसको भी, है ना। तो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार में क्या किया गया था? एक तो क्या हुआ था, मुसलमानों ने अलग से निर्वाचन मंडल की मांग करी थी, है ना, ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा क्या हुआ था कि यहाँ पे भारत परिषद, वाइसराय और कार्यकारी परिषद दोनों काम कर रही थी यहाँ पे। तो जब दोनों काम कर रही थी उसमें भारतीय परिषद में कौन थे? केसी गुप्ता थे और सैयद हुसैन थे। ठीक है, ये याद रखें। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल
की इसमें अवधारणा की गई थी। तो जिसमें मुसलमानों ने क्या किया था, अलग से हमें क्या बोला था कि हमें अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाए, जिसमें जिसमें इन्होंने क्या किया था, क्या बोला था इन्होंने, किसने, लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम सांप के दांत में सांप के दांत बो रहे हैं ना, जिसका परिणाम भयानक होगा, यही बोला था। ठीक है, ये इसका फिर डिस्कशन है अलग अलग, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब हमारा भारत सरकार अधिनियम 2019 शुरू होता है, जिसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कब शुरू हुआ था, है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा अधिनियम बोलते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 2019 को, सॉरी 1919 को बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। केंद्र में क्या पहली बार द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये पहले हमारे टॉपिक में था, है ना, जब पुराने हम सिलेबस उठा के देखेंगे तो हमारे प्री में भी था ये, लेकिन अभी आपका मेंस में तो है ही, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा आपको। तो केंद्र में पहली बार यह द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। निचले सदन, अभी बोलते हैं ना, निचले सदन किसको बोलते हैं, निचले सदन और उच्च सदन किसको बोल रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए। निम्न सदन और उच्च सदन हम दोनों बोल रहे हैं ना, किसको बोल रहे हैं, निम्न सदन हम लोकसभा को बोल रहे हैं, उच्च सदन हम राज्यसभा को बोल रहे हैं। तो इस तरह से निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य होंगे। कितना बोला उन्होंने, निम्न सदन में कितने सदस्य होंगे, 144 सदस्य होंगे। और ऊपरी सदन जैसे राज्यसभा में ना, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, अब तो लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से डिस्कस करें। निम्न सदन हम किसको बोल रहे हैं, लोकसभा को बोल रहे हैं, है ना, और उच्च सदन हम किसको बोल रहे हैं, उच्च सदन हम बोल रहे हैं राज्यसभा को। ठीक है, तो निम्न सदन में 144 सदस्य होंगे और ऊपरी सदन जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे। ठीक है, 60 सदस्य होंगे। तो आपको पता ही है कि हमारे जो 545 जो है लोकसभा में सदस्य ज़्यादा होते हैं, और आपके 230 सदस्य आपके होंगे किसमें, राज्यसभा में। इस तरह से इसमें भी कम ज़्यादा सदस्य थे। ये इसको कंपेयर करके ही याद करोगे तो आपको याद हो पाएगा, अन्यथा आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रांतीय सरकारों में प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। क्या किया था यहाँ पे, प्रांतीय सरकारों में प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। जो प्रांत थे पहले ना, जैसे छोटे छोटे राज्य बने थे उस टाइम, तो उनमें द्वैध शासन लागू कर दिया था। जैसे अभी भी वैसे हैं, लेकिन अब इतना नहीं है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अलग अलग अधिपत्य रहता है ना। तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, जहाँ राज्य सरकार है उसका अधिपत्य किसको, केंद्र सरकार को ही था। वो केंद्र सरकार तो ऑर्डर नहीं देता तो काम नहीं होता था, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अभी हम मुख्यमंत्री खुद भी काम करवा सकता है, और केंद्र सरकार की योजनाएं अलग चलती है और आपकी राज्य सरकार की योजनाएं अलग चलती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, बजट पहले पूरा केंद्र सरकार के पास था, लेकिन राज्य दोनों करते थे, ये था उस टाइम। द्वैध शासन का तात्पर्य सरकार के विषयों को दो भागों में विभाजित करना था। जो द्वैध शासन का जो तात्पर्य क्या था, सरकार को दो विषयों में विभाजित करना था, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय ना, स्थानांतरित विषय मतलब ये किसके लिए था, जो हमारे भारतीय थे, स्थानांतरित विषय उनको दिए गए थे। जैसे वायसराय लोग थे, है ना, उनको बोले तुम राज तो करो लेकिन हमारे अंडर में रहो। जैसे जहांगीर को बोल दिया था, है ना, अंग्रेजों ने क्या बोला जहांगीर को, तुम राज तो करोगे ना, राज बना रहो, है ना, अब बादशाह बना रहो दिल्ली के, बट हमारे अंडर में काम करोगे, यही बोला था ना उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें था। स्थानांतरित विषयों को विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहायता से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाना था। क्या बोला, जो स्थानांतरित विषय थे को विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्री, जैसे अभी आजकल राज्यपाल होता है ना, वैसे ही बोला इन्होंने कि जिम्मेदार मंत्री की सहायता से राज्यपाल द्वारा, है ना, राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाना था। मतलब राज्यपाल पहले राज्यपाल का ही, जैसे अभी मुख्यमंत्री का रहता है, क्योंकि आपका राज्यपाल तो काम करता है लेकिन वो उतना नहीं कर पाता है, आपका मुख्यमंत्री का वर्चस्व रहता है। जैसे हम राज्य में देखेंगे तो पहले ऐसे नहीं था, आपका जो राष्ट्रपति द्वारा जो भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल होता था वही उसका करता होता था, इसमें पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं होता था, ऐसा था। लेकिन अभी आजकल क्या होगा, मुख्यमंत्री पूरा कार्य कर सकता है। शिक्षा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, स्थानीय सरकार और धार्मिक बंदोबस्ती की व्यवस्था थी उस टाइम, है ना। क्या थी, शिक्षा तो मिल ही रही थी, शिक्षकों की शिक्षा तो उन्होंने अंग्रेजी शुरुआत करी दी थी उन्होंने, अंग्रेजी की, हाँ, इंग्लिश विश्वविद्यालय भी शुरू कर दिए थे, तो शिक्षा तो दे ही रहे थे। और स्वास्थ्य भी चल रहा था, कृषि भी उन्नति इतनी से नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसका भी चल रहा था। मत्स्य पालन शुरू हो गया था, स्थानीय सरकार और धार्मिक बंदोबस्ती चल रही थी। ठीक है, आरक्षित विषयों को राज्यपाल, इसमें आरक्षित विषयों को राज्यपाल, है ना, जो आरक्षित विषय थे उसमें राज्यपाल था, और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषदों
के प्रति उत्तरदायी न होकर प्रशासित किया जाना था। क्या बोला? आरक्षित विषय जो थे विषयों को, है ना, राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी न होकर प्रशासित किया जाना था। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए क्या? कानून और व्यवस्था, न्याय प्रशासन, सिंचाई, भू राजस्व, अकाल राहत, समाचार पत्र और वन, है ना। आजकल के हमने जो हम देखेंगे अनुसूचित 7 में हमने 3 सूचियां उसमें डिसाइड करी है ना। 3 सूचियां करी है, राज्य सूची, संघ सूची और समृद्धि सूची ना। पहले ऐसा नहीं होता था, इन्होंने राज्य सूची और आपकी संघ सूची ही चलती थी, उसमें तीसरी समृद्धि सूची का कोई लेना देना नहीं था उस टाइम। ठीक है, ये कहना चाहिए। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये उदाहरण के लिए क्या करा था यहाँ पे कि आपके जो कितने भी थे सब, ये कौन चला रहा था? शासन तो 2 लोग कर रहे थे, लेकिन चला कौन रहा था? केंद्र चला रहा था। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, मतलब, है ना, ये कहना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका आपका ना प्री में कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन एक तो आरक्षित विषय रख दिया है, एक आपका जो अंग्रेज करते थे वो राज करते थे, इसलिए द्वैध प्रांत हो गया वो, है ना। इसमें आगे चलेंगे। सिखों, भारतीय ईसाइयों, है ना, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए अलग चुनावी प्रतिनिधित्व द्विसदनीय पहली बार पेश की गई थी, है ना। द्विसदनीय पहली बार पेश की गई थी इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार पेश किए गए थे, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार हुए थे। ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव फर्स्ट टाइम हुए थे। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट में से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट का जो प्रांतीय बजट था उनको अलग अलग बजट दे दिया गया था। ठीक है, इस बार दोनों को बजट अलग अलग बांट दिया था। इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आपको पता ही है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, है ना, जिसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर ना प्रथम आपके IAS बनेंगे यहाँ पे, है ना। इसलिए ली आयोग की सिफारिश पर, है ना, किसकी आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। उस टाइम आपका MP मध्य प्रदेश तो बना ही नहीं था, तो सवाल ही नहीं उठता है ना। उस समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग का ही गठन किया गया था। पहले क्या करते थे लोग? वो अपने ही लोगों को नियुक्ति दे रहे थे, है ना, लेकिन फिर इन्होंने आपको यहाँ पे भी भारत में भी अभी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया, जिसको अब आजकल ये IAS, ये UPSC बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 की बात करेंगे, है ना, अधिनियम 1935, फिर 1935 आया था, है ना। एक अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था इसमें अखिल भारतीय ना, अखिल भारतीय संघ आपका बन चुका है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें एक अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था, है ना, जिसमें ब्रिटिश, भारत और रियासतें शामिल थी। क्या था? ब्रिटिश थी और भारत और रियासत इसमें शामिल की गई थी। ठीक है, विषयों को केंद्र प्रांतों के बीच विभाजित किया गया था। इसमें विषयों को केंद्र और प्रांतों के बीच में विभाजित कर दिया गया था। संघीय सूची, है ना, हम बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। संघीय सूची में 49 विषय थे इसमें, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान सभा है, इसी को देख के कॉपी किया गया है ना। जो हम आगे बात करेंगे, संविधान सभा जब आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाएंगे तो वो भी इसी को देख के कॉपी करके बनाएंगे, है ना। तो ज़्यादातर हम 90% आपका संविधान इसी से मिलेगा, क्योंकि संघ सूची और प्रांतीय सूची तो आपको मिली गई है ना, और समृद्धि सूची तो मिल ही चुकी है। तो इसको हम प्रांतीय सूची को राज्य सूची का नाम दे देंगे। संघ सूची तो है ही सबकी ना, संघीय सूची, और यहाँ पे राज्य सूची हो जाएगा और यहाँ पे आपका समृद्धि सूची हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे द्वैध शासन जो पहले चालू किया था हमने, उसको समाप्त कर दिया। कब? कौन सा अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू किया गया था। पर इसमें केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आपको पता ही है, भारतीय रिजर्व बैंक हम पढ़ चुके हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कौन से एक्ट के थ्रू? 1934 के एक्ट के थ्रू, है ना, RBI की स्थापना की थी। RBI हमने पढ़ चुके अच्छे से ना, RBI को पता ही होगा। तो RBI में हमने स्थापना इसकी कब करी थी? और एक्ट इसका था 1934 के एक्ट के थ्रू 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? RBI की। ठीक है, तो इस एक्ट अधिनियम 1935 में आपका जो RBI की स्थापना हो गई थी। ठीक है,
यह अधिनियम तब तक ही जारी रहा, कब तक रहा यह अधिनियम तब तक ही जारी रहा जब तक इसे नए भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। कब तक जारी रहा ये? जब तक कि इसे नए अपना भारत का संविधान नहीं बना था तब तक चलता रहा ये ना, इसी में चलता रहे। सांप्रदायिक एवं वर्गीय प्रतिनिधित्व था इसमें, सांप्रदायिक भी था और वर्गीय प्रतिनिधित्व भी प्राप्त था। ठीक है। संघीय विषय को संघीय सूची है ना, संघीय विषय जो था उसको हम संघीय सूची बोलने लगे। ठीक है। प्रांतीय सूची को प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया गया था। ठीक है। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था पेश की गई थी। 11 प्रांत थे, उसमें से 6 द्विसदनीय व्यवस्था पेश की गई थी, जो कि यूपी बिहार, जो क्या था, यूपी बिहार बंगाल मद्रास है ना, और बॉम्बे और असम की विधानसभा थी। किसी थी? यूपी बिहार बंगाल मद्रास और बॉम्बे और असम की विधानसभा थी। ठीक है। इस अधिनियम ने कुछ हिस्सों के पुनर्गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। इस अधिनियम ने क्या किया था? कुछ जो हिस्सों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया था, जिसमें सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करना, बिहार और उड़ीसा का विभाजन, बिहार और उड़ीसा पहले एक था उसको अलग कर दिया गया है ना, विभाजन कर दिया गया। ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया था। ब्रह्मा को, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा को भारत से कौन से अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था ना भारत से? तो आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। हम 1919 में देख रहे थे तो उसमें तो वो थे शामिल, हाँ, लेकिन अभी नहीं है, तब 1935 में। अब हमारी आती है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हमारा मेन पॉइंट अब आ जाता है ना, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बता दिया, मोटिवेट। अब हमारा शुरू होता है संविधान सभा, जो आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 1 या 2, हो सकता 2-4 ही मिले ना डायरेक्ट। तो थोड़ा ढंग से पढ़े इसको, यदि हमारा समझ नहीं आता तो आप खुद पढ़े और अच्छे से नोट्स बना के पढ़े इसको। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट्स असेंबली है ना, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में किसके पास आया था? एम.एन. रॉय ने रखा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। 1934 में किसने रखी थी? एम.एन. रॉय ने बोला था इन्हें संविधान की आवश्यकता है ना। पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था 1994 में, है ना, कि मुझे संविधान सभा, हमें अलग से संविधान सभा बनाना है ना। आप तो राज करते रहो, लेकिन हमें संविधान सभा का पता होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो ना, तो हमें उसका हिस्सा या हमें अलग से बना के दो। ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1994 में बोला था। उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला था 1921 में ना। उसके बाद आपके एम.एन. रॉय ने भी बोला था कि हमें संविधान सभा के गठन करना है। ठीक है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले, विचार बोले तो ना, किसने रखा था? 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। ये कमेटी बनी थी इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते हैं, आईएनसी बोलते हैं, ने आधिकारिक तौर पर 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये आधिकारिक तौर, पहले ऐसे बोलते रहते, जैसे आजकल नहीं बोलते लोग कि मुझे सरकार बनाना है, मुझे अलग से, जैसे केजरीवाल है ना, तो इस तरह से होता रहता है ना। तो पहले ऐसे बोलते थे, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पे लेटर के द्वारा बोला था कि 1935 में बोला था कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, जो एम.एन. रॉय के द्वारा बोला गया था। ठीक। हाँ, तो हम कहाँ थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनएसी ने आधिकारिक तौर पर 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने करी थी। ठीक है, मांग। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रखते हुए कहा था। क्या कहा था? ये बोलते हैं ना, थोड़ा इनका वर्ड याद रखें, है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। क्या करती है कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के, है ना, बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। ठीक है। इन्होंने मुख्य तौर पे क्या बोला कि लोकतंत्रात्मक चाहिए, मतलब वो अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना, उनकी मांग करी कि पहले चुनाव के द्वारा ही हमारा लीडर बनना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं ना, कि मतदान हो, कौन किस व्यक्ति को चुनना चाह रहा है, उसी के द्वारा आपका संविधान सभा बनना चाहिए, ये बोला उन्होंने। ठीक है, कि ऐसे नहीं कोई भी संविधान सभा बना लेगा, ऐसा नहीं है, तो आपको उसके लिए भी नियुक्ति उन्होंने
करने के लिए मांग करी थी। किसने? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ये इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ ले। गांधी जी ने कहा था 19 नवंबर 1939 को हरिजन में द ओनली के शीर्ष के अंतर्गत एक लेख लिखा। क्या बोला उन्होंने एक हरिजन कुछ किताब लिखी होगी ना, उसमें बोला है गांधी जी ने 19 नवंबर 1939 को हरिजन में द ओनली के शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा। लिख के दौरान उन्होंने बोला जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। क्या किया था, है ना, क्या कहा था उन्होंने? संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोक इच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। क्या बोला उन्होंने? स्पष्ट तौर से हम अगर बोलना चाहे आपको, तो उन्होंने बोला था जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोक इच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है, ये बोला था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिकता तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा ही है। सांप्रदायिकता तथा अन्य समस्या को जो चल रही थी उनकी ना, न्याय संगत जो हल करने का जो एकमात्र तरीका है वो संविधान सभा ही है, यही बोला था उन्होंने। ठीक है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, जो अगस्त प्रस्ताव आया था, कब आया था? 1940 में आया था ये, है ना, अगस्त महीने में आया था। बताइए आपको 13 कुछ अगस्त है, डेट तो नहीं पता, इसमें डेट लिखी भी नहीं है ना, तो डेट पूछी नहीं जाती है। तो 1939 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई थी। क्या अगस्त प्रस्ताव उन्होंने अंग्रेजों ने दिया था, तो उनमें आपको अगस्त प्रस्ताव में लिखा था कि आप संविधान सभा बना सकते हो ना, लेकिन इन्होंने जो मांग रखी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी वो ना। कुछ उन्होंने बोला था कि हम जो संविधान सभा बना रहे हैं ये बोला था, आप नहीं बनाओगे ये बोला था उन्होंने। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये तो आपका पुराने डेट का चेक है, हम नहीं लेंगे। गांधी जी ने ये बोला था आपको, है ना, कि पुरानी डेट का हमने बोला था कि आप हमें संविधान सभा बना के दो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद ही बनाएंगे, ये बोल रहे हैं। या फिर हम आज़ादी लेंगे डायरेक्ट, इनका आज़ादी का मकसद जो उद्देश्य बन गया था ना, किसका? गांधी जी का। इसलिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था स्पष्ट तौर पे। तो आगे पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कब आया? 1940 की बात हो गई हमारी। ठीक है, इसमें उतनी बात लिखी नहीं है। ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। 1942 में इन्होंने बोला था भारत की आज़ादी और संविधान निर्माण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए 23 मार्च 1942 को यह मिशन भारत आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन 1942। कब आया था ये? भारत की आज़ादी और संविधान निर्माण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था अंग्रेजों ने ना, भारत आया था ये। महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला? महात्मा गांधी ने क्या बोला? इसे पिछली तारीख का चेक कहा इसको। ठीक है, सॉरी, इसको बोला ना, वो थोड़ा मोटिवेट कर ले। अगस्त प्रस्ताव को नहीं बोला, अगस्त प्रस्ताव तो उन्होंने भेजा था। फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन के बोला था पिछली तारीख का चेक है। क्या बोला उन्होंने? कि ये तो हमारा पिछली तारीख का चेक है, जो हम पहले मांग कर रहे थे उसकी आप बात कर रहे हो। अभी हमें ओनली ये संविधान सभा नहीं बनाना है, हमें तो हमारी सरकार ही बनाना है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे। ठीक है, स्पष्ट तौर पे क्रिप्स मिशन दे दिया था उन्होंने। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? क्योंकि ये जो कहा था ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये से ही क्वेश्चन आते हैं, किसने क्या कहा था। इतना सा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पिछली तारीख का चेक किसने कहा था, बस ये दे देगा और नाम दे देगा 10, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अच्छे से ये याद करके जाए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? टूटे हुए बैंक का चेक कहा था। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था? टूटे हुए बैंक का ये चेक है, ये बोला था इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। फिर कौन सी योजना आई थी? वेवेल योजना आई। कब? 1945 में। वेवेल योजना 1945 में आई है। 14 जनवरी 1945 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई। कब? ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब? 14 जनवरी 1945 को तत्कालिक वायसराय, कौन था? तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा यह योजना प्रस्तुत की और यह भी स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद,
कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना, ये ध्यान रखें। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, ये बोला था, ठीक है। वेवेल योजना 1945 में बोला गया था कि 14 जनवरी 1945 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा यह योजना प्रस्तुत की और यह भी स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका जैसे ही खत्म हो जाता है ना भाई, जब युद्ध चल रहा है किसी देश से, भाई उनको पता ही कि हम तो जाने ही वाले हैं ना, तो उन्होंने बोला कि ये युद्ध हम साथ में लड़ लेते हैं आपके साथ में, उसके बाद आपको आज़ादी दे देंगे, है ना, ये बोला था इन्होंने, ठीक है, स्पष्ट तौर पर। यह संविधान सभा हम बना देंगे या बना लेंगे, जो भी है ना, उन्होंने बोला था। तो इन्होंने इसको भी ठुकरा दिया था ना वेवेल योजना, यही तो इसका कारण था, ठीक है, कि हम भाई आज़ादी में मरे क्यों आपके साथ, है ना, आप जो लड़ रहे हो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो हम खुद भी लड़ सकते हैं ना, ये बोला था उन्होंने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, ठीक है। और सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में, जो जो सर क्लेमेंट एटली जो अंग्रेज थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। किसकी बन गई है? वहां पे लेबर पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने घोषणा की, जब लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो उन्होंने घोषणा करी, है ना, कि हम भारत में भी अब सरकार बनने जा रहे हैं। जिन्होंने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। किसने बोला था? लेबर पार्टी ने, कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होना चाहिए और वो भी अपना संविधान बना सकते हैं। तो इसके लिए भी लॉर्ड बाउंड एंड योजना शुरू होगी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन भारत आएगा, ठीक है, जब लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है वहाँ पे, तो अभी कुछ तो होगा ना अंदर। 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 24 मार्च, कब? ये डेट याद रखे, 24 मार्च 1946 को पथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा, ठीक है, ब्रिटेन से आया होगा वो, दिल्ली पहुंचा एरोप्लेन से, ना, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए थे। क्या थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए थे, सो गए थे, हो गए थे, थोड़ा देख लेंगे इसको ना। और एक एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे, इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और आपके एक एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे इसके, ये कहना चाह रहा है कैबिनेट मिशन में, ठीक है। फिर अगर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे सदस्य कौन कौन थे आपके? एक सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर था और एक आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है। क्रिप्स मिशन तो आ ही चुका था पहले। कैबिनेट मिशन की विशेषता, इसकी विशेषता क्या क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण के लिए संविधान का गठन किया जाएगा। इन्होंने बोला कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है, बोला इन्होंने। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य, है ना, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों से में से होगा। क्या बोला उन्होंने? अप्रत्यक्ष, जैसे हम देखते राष्ट्रपति का चुनाव है ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि ये तो आपके जो जितने भी आपके विधायक और सांसद जितने जीत जाते हैं वो लोग वोट देते हैं और राष्ट्रपति बन जाता है, ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप से ना। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों से में से होगा, ये बोला उन्होंने, ठीक है। गठन तो होगा लेकिन आपका अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है, वो रास नहीं आया भारतीयों को। 10 लाख की जनसंख्या पर, क्या बोला उन्होंने? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को खड़ा किया जाएगा, जैसे आजकल नहीं होता है जी कि यहाँ पे आपका विधायक ना, विधायक कितने संख्या पे खड़ा होता है, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व संविधान होगा, विधानसभा में चुना जाएगा, है ना, विधायक का ही बात कर रही है, है ना, क्या बात कर रहे हैं? पहले इसको क्या बोलते थे? प्रतिनिधित्व बोलते थे ना, प्रतिनिधित्व अभी वो बोलते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व संविधान या विधानसभा में चुना जाएगा, ये बोला उन्होंने। प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुसार स्थान आवंटित किए जाएंगे, ये भी बोल दिया उन्होंने कि प्रत्येक जो प्रांत है उसको जनसंख्या के अनुसार स्थान आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बोल दिया ना भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधायक चुनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा में सदस्य 3 अलग अलग समुदायों से थे, ठीक है। संविधान में जो सदस्य थे वो 3 अलग अलग समुदायों से थे, ठीक है। 3 पार्टियां होगी अलग अलग, है ना, आजकल होती है, आजकल 9 पार्टियां हो गई है ना, इस तरह से था। सामान्य था
ठीक है। एक पार्टी सामान्य की थी जो 213 थी, है ना, और मुस्लिम थी 79, ठीक है, और सिख थे 4, ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्टियां अलग अलग थी। कब, कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन की विशेषता थी ये। संविधान सभा, है ना, का अब गठन किस तरह से होगा? 300, आपके टोटल कितने थे लोग थे यहाँ पे? 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, है ना, टोटल, ये कहना चाह रही है। ब्रिटिश भारत में 296 निर्वाचित सदस्य थे यहाँ पे। कितने थे? 296 तो आपके निर्वाचित होके आए थे, ठीक है, निर्वाचन होना था इनका। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, चुनाव हुआ था यहाँ पे, और कितनी कांग्रेस ने कितनी जीत ली? 208 सीटें जीत ली। किस में से? 296 में से निर्वाचन हुआ था इसका। कितना? 296 में से का निर्वाचन हुआ था, उसमें 208 तो कांग्रेस ने जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी? मुस्लिम लीग से जो चुनाव लड़े थे उन्होंने 73 सीटें जीत ली। और कुछ निर्दलीय भी खड़े हो गए बेचारे, ना, कि उन्होंने भी बोला कि हम भी तो भाई है ना। तो निर्दलीय की 8 सीटें मिली थी। निर्दलीय जो जीते थे वो 8 सीटों में थी। संविधान सभा में हैदराबाद राज्य का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। हैदराबाद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें नहीं, वो बोला कि हम ही राज करेंगे, हमें किसी के पास नहीं जाना है, ना अंग्रेज के पास जाना है, ना आपका जो हिंदू पार्टी उनके पास जाना है, हमें किसी के पास नहीं जाना है। ये अलग ही थे ये लोग, है ना। तो इसलिए आपका जो हैदराबाद वाला एरिया पहले छूटा हुआ था, उसको बाद में इंक्लूड कर दिया। जैसे भोपाल की रियासतें हैं, ये बाद में इंक्लूड हुई थी वैसे, है ना। तो इस पर भी नहीं जाएंगे हम लोग, पहले इसी की बात करेंगे। रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे, क्योंकि ये तो निर्वाचन का सदस्य था, क्योंकि 389 सदस्य थे टोटल, तो उसमें 296 का ही निर्वाचन माना था इन्होंने। बाकी की जो रियासत थे 93, उनको ऑटोमेटिक शामिल करने की बात करी गई थी कि भाई जिसको जहाँ जाना वो जा सकता है। जैसे आजकल कांग्रेस और बीजेपी में होता है कि आपको, हम जीत चुके हैं, आपको अगर हमारे पास आना है तो आ जाओ, नहीं आप जिस दूसरी पार्टी जाना है तो दूसरी पार्टी चले जाओ, ऐसे था। तो इनको रियासतों को 93 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, है ना, ठीक है। अनुसूचित जाति का सदस्य, जो इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे यहाँ पे? 26 थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे, ठीक है। एससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 26 आपके एससी के सदस्य थे और एसटी के सदस्य आपके 33 थे, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि आपका जनजाति का अलग से टॉपिक रखा गया है यहाँ पे, तो विशेष तौर पर इसको याद रखें, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था। किसने किया था? एंग्लो इंडियन जो समुदाय था उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी ने किया था, ये भी ध्यान रखें। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व PH मोदी ने किया था। देखो मोदी जी का नाम आ गया, है ना। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? PH मोदी ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना MPPSC, इसको ध्यान रखें। संविधान सभा में कितनी महिलाएं भाग ली थी, है ना, कौन कौन सी महिला, इनमें से कौन सी महिला भाग नहीं लिया था, ऐसे क्वेश्चन भी आता, तो आपको महिलाओं के नाम भी याद होना बहुत जरूरी है। दुर्गाबाई सॉरी, है ना, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख थी प्रथम महिला। फिर राजकुमारी अमृत कौर थी, दुर्गाबाई आ गई, राजकुमार अमृत कौर। फिर हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन थे। फिर सुचिता कृपलानी भी थी, ठीक है। दक्षयानी वेल युद्धन थी, ठीक है। रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्केरनी, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित थी। प्रमुख ये महिलाएं थी किसकी? संविधान सभा के सदस्य थी, ठीक है। जो आपको फोटो भी दिख रही होगी यहाँ पे, पहचान लो जिसको पहचानना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या थे वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करना। क्या था इसका मिशन का उद्देश्य? क्या था कि भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करना था, समझौता करना चाह रहे थे ना कैबिनेट मिशन। संविधान बनाने वाली एक संस्था, ठीक है, भारत की संविधान सभा जिसको बोलते ना, का खाका तैयार करना था, ठीक है। क्या करना था? एक खाका तैयार करना था उनको। प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था, भारतीय का दल बनाना था और उससे कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था, ठीक है। कौन सी? कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे ये। तो कई बार ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें।
नेक्स्ट था कांग्रेस पार्टी एक मजबूत केंद्र तथा प्रांतों के लिए न्यूनतम शक्तियां चाहती थी। क्या इसमें फेल क्यों हो गई है? फेल होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला था, एक मजबूत केंद्र और प्रांतों के लिए एक न्यूनतम शक्तियां चाहती थी। वो प्रांतों के लिए भी अलग शक्तियां चाहती थी, है ना, उनको भी कुछ अधिकार प्राप्त हो। मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग था, है ना, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी। ठीक है, ये भी कारण था। जैसे कि विधानमंडल में समान अधिकार हो, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कई वैचारिक मतभेद थे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में मतभेद चालू हो गए थे ना, 1940 के बाद ही चालू हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी ली थी, है ना, और वो एक मत नहीं हो पा रहे थे, कौन, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए कैबिनेट मिशन ने 1946 में अपने कुछ प्रस्ताव पेश किए। ठीक है, इसलिए क्या किया, 1946 में कुछ प्रस्ताव पेश किए थे उन्होंने, कैबिनेट मिशन ने। अब देखते हैं क्या करा था उन्होंने। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। क्या किया था उन्होंने? संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई थी, है ना, ये छोटा हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखें। जब आपकी महारानी वहाँ पे ब्रिटेन की राजकुमारी बन गई थी तो उस टाइम उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था, कहाँ पे, भारत में। और एक लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था, 1946 में आया था वो, है ना। तो दिसंबर 1946 को यहाँ पे एक संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक रखी गई थी। ठीक है, जैसे बैठक रखी हुई है, आप देख ही रहे हो। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब सारे लोग थे उस टाइम, है ना। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग ही नहीं लिया। ठीक है, उनको बोला कि आपने निर्वाचन करवा लिया, अच्छी बात है, लेकिन हम भाग नहीं लेंगे, ये बोल दिया उन्होंने। हम तो अलग से, हमें अलग से पाकिस्तान दे दो, हम अपना कर लेंगे, ये बोल दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में बहिष्कार किया। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, पता ही आपको। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उनको विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ये वरिष्ठ थे, मतलब तो भाई वरिष्ठ की बात मानी जाती है ना आजकल, तो उनको विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष माना गया था। संविधान सभा का अब देखते गठन कैसे हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी के रूप में चुने गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बन गए ये। सभा के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, सर बी एन राव को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी एन राव जो थे, उन्होंने मांग करी थी बी एन राव, है ना, तो उनको कानूनी सलाह के रूप में नियुक्त किया गया था इसमें। सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? आपके 9 को तो हुआ, लेकिन 10 को फिर चेंज हुआ था ना, तो आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन ही गए थे। वो इसमें डेट मेंशन नहीं है, लेकिन आपका कंटिन्यू हुआ था यहाँ पे ना। 9 को तो आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सत्यनारायण सिन्हा बन गए थे, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा बन गए थे। बट ये आपका 9 के बाद 10 को फिर बैठक हुई थी, तो 10 वाली बैठक में कौन बने थे आपके? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पूर्व या प्रथम आपके राष्ट्रपति हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, और संविधानिक सलाहकार तो आपके बी एन राव बने गए थे। सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी हो चुकी थी, अब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, जो बाद में संविधान सभा की प्रस्तावना बन गया था। उन्होंने प्रस्तावना के लिए कुछ उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जो बाद में प्रस्तावना बन गई थी, ये बोलना चले। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का स्वीकृत किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा स्वीकृत किया गया। इस द्वारा लॉर्ड बाउंड जो योजना बनी थी, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने स्वीकृत कर दिया था उसको। ठीक है, 2-4 बार पढ़वाया होगा, सही है तो भाई चलो ठीक है, स्वीकृत कर देते। संविधान सभा को लगभग 3 साल, कितने समय लगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपका कितने साल लगे इसमें? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। देखो कितना समय लगा था संविधान सभा को बनाने में। भाई सबसे जानकारी लेते हैं ना, जैसे किसी को अभी न्यू ज्वाइनिंग है, उसको काम सीखने में टाइम लगता है ना, एक्सपीरियंस बंदा थोड़ी होता है। तो उन्होंने अलग अलग देशों के, पहले इतना व्हीकल तो ऐसा थी नहीं ना, फ़ोन था, कुछ भी नहीं था। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जी है, वो कुछ दूसरे लोग भी है ना, तो वो इधर उधर से बुके लेके आए होंगे या फिर कुछ पूछ के आए होंगे, उस हिसाब से बनाते रहे आराम से। तो इसलिए उनको टाइम लग गया था कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कितना क्या किया था उन्होंने, जो भी किया था ठीक किया था।
उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे हमारे? उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु, वह भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व एवं गणतंत्र होगा, ये बोला उन्होंने। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक देश होगा, यही बोला था उन्होंने। यह सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। क्या बोला उन्होंने? यह सभी नागरिकों को न्याय देगा, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, ये बोला था उन्होंने। ठीक है, इस संविधान में। यह अल्पसंख्यकों, है ना, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और दलित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपके डीपीएस वाले सब सारे अधिकार थे उसमें, है ना, और नागरिकता का अधिकार भी था आपको, है ना, तो ये सारे उसमें मेंशन थे, तो उन्होंने पढ़ के दिखा दिया था कि भाई ये चीज़ें होगी, है ना। यह विश्व शांति और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेगा, ये बोला था। ठीक है, मुख्य बिंदु थे इसके। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। कब अपना दिया था? 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना लिया था इसको। ठीक है, कि हमें ये संविधान चाहिए, सबने कमेटी में साइन कर दिए थे। लेकिन ये लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे आपके मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1929 में ही घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद होगा। ठीक है, सॉरी 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद होगा, ये बोला था उन्होंने, है ना, ये बोला था। तो उन्होंने इस डेट को 26 जनवरी की जो डेट थी उसको ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखित के लिए संविधान की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, इसमें 2-4 क्वेश्चन और छूट गए हमारे, तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये इसमें छूट गया था आपका, है ना, जो 29 अगस्त ना, ऐसा कुछ है, जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल, इसमें आर्टिकल कौन कौन से मेंशन थे उस टाइम जब ये लागू हुआ था? तो आर्टिकल 5 था, जो कि इन्होंने बोला था कि भारत का एक नागरिक होगा। हम आर्टिकल भी आपको डिस्क्राइब कर ही देते हैं ना, कुछ जितना आता है हमें उतना कर ही देते हैं। इसने बोला कि भारत की एकल नागरिकता होगा, है ना, कि वो अगर पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाह रहा है या भारत की या ब्रह्मा की ना, या फिर अमेरिका की, तो वो एक ही नागरिकता अपना पाएगा व्यक्ति, है ना, एकल नागरिकता प्रावधानता पे। ठीक है, 5 में। और 6 में ये बोला गया था, 6 में ये बोला गया जैसे कोई पाकिस्तान चला गया या अमेरिका में है ना, तो वो भारत आ सकता है अपनी नागरिकता लेने के लिए। ये क्या होना है? जैसे सीमा आई है ना, सीमा आई है आपकी ना, तो सीमा इसी थ्रू आई है, आर्टिकल 6 के थ्रू। तो आर्टिकल 6 में यही मेंशन है कि आपका जैसे वहाँ से नागरिकता चेंज करना चाह रहा है व्यक्ति कि नहीं मुझे वहाँ नहीं रहना है, अमेरिका नहीं रहना है या पाकिस्तान में नहीं रहना है, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो 6 में मेंशन है। ठीक है, और साथ में ये है कि नहीं, कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है या अमेरिका जाना है, हमें वहाँ की नागरिकता लेना है, तो ये भी प्रावधान किया गया था कि आपको साथ यहाँ पे साथ में ये मेंशन था, जैसे आपका अंजू चली गई थी कहाँ? पाकिस्तान, है ना, तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू उसको वहाँ पे नागरिकता मिल गई थी, कहाँ पे? साथ में, और यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है नागरिकता के लिए कि आपका यहाँ पे एकल नागरिकता है, आप दोनों जगह की नागरिकता नहीं यूज कर सकते हो। यदि आप पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में रहोगे, अमेरिका अमेरिका में रहोगे, और भारत का भारत रहोगे, दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई जाएगी ये। ठीक है, अब 8 में ये प्रावधान है कि आपको अधिकार है ना, कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी जाके रह सकते हो ना, ये प्रावधान है कि भारत की नागरिकता रहेगी लेकिन आप कहीं पे जाके रह सकते हो। और 9 में स्पष्ट रूप से बोला गया है आपको नागरिकता के लिए, है ना, कि आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हो, है ना, ये दूसरी अगर नागरिकता ग्रहण करना चाह रहे हो आप लोग तो आप जा सकते हो, है ना, यहाँ से रिमूव हो सकते हो और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। 10 तो इसमें मेंशन है ही नहीं, तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, 60 में आपको पता ही है ना, राष्ट्रपति संबंधित है आपका। 324 है ना, 324 आपका आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है है ना। ये आपका निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग आपका भाग 15 निर्वाचन आयोग आ जाता है इसमें, है ना। ठीक है, 366 आपको पता ही है, ST SC अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये भी आपका ST SC के लिए है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए है। ये 380 आपका ये वित्त आयोग के लिए है ना, गठित किया गया था 380। तो ये सारे आर्टिकल आपको मेंशन थे उस टाइम ना, ये कुछ मैंने आर्टिकल थे वो यहाँ पे मेंशन थे उस टाइम, और आपका संविधान सभा लागू कर दिया गया था। तो आपका 26 नवंबर 1949 को ये आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखें।
दैट्स क्लियर। संविधान सभा की आलोचना किसने करी थी, ये भी देख लेते हैं हम लोग। कई लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या बोला था, कई लोग ऐसे बोले थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसमें वयस्क अधिकार की मांग की गई थी उस टाइम, है ना, तो उन्होंने दिया होगा लेकिन उस टाइम नहीं दे पाए वो लोग, इसका चयन नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि जो वयस्क हैं, जिससे आजकल नहीं चलता 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही या बूढ़े ही आपका बूढ़े बोले तो 18 साल के वयस्क लोग ना मतदान कर सकते हैं, तो उस टाइम ऐसा नहीं था ना, ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने तो जो भी आया गया उसको वोट डलवा दिया, जो रह गया वो रह गया, जैसे हैदराबाद की रियासत वाले रह गए तो रह गए, है ना, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि सभी को अधिकार होना चाहिए, सभी को सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, कहा था। इसलिए इसने आलोचना की थी लोगों ने कि 18 साल डिसाइड करो भाई ना, एज डिसाइड करो कि जो वयस्क हो चुका उसी को वोट डाले, बच्चे को वोट क्यों डलवा रहे हो, उस समय सब पाबंदी नहीं था ना। इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्या इसका गठन कब हुआ था, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव ना, आपका जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना में होता उसके थ्रू हुआ था इसका, अर्थात यह एक संप्रभु निकाय नहीं था, संप्रभु निकाय नहीं था, ये बोला। संविधान सभा को संविधान बनाने में बहुत अधिक समय लगा। भाई समय इतना क्यों लग गया, ये बोलना चाह रहे हैं ना, तो इनको पास जानकारी नहीं थी, जो नया व्यक्ति उसको क्या कैसे कर पाएगा, संविधान सभा कहीं भी बनाई नहीं उसने, तो भाई उसको जानकारी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना, कहीं से भी लानी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं रूस से आपका ये लिया, तो नीति निर्देशक तो आपके आयरलैंड से लिए है ना, ऑस्ट्रेलिया से आपने कुछ और लिया है ना, तो इसे अमेरिका से आपके राष्ट्रपति जो पद लिया है, तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग उन्होंने ली है, उनका अध्ययन भी किया उन्होंने, सही है गलत है वेरीफाई भी किया, उसके बाद बनी हुई 8-10 बार तो आपको काटी पिटी हुई होगी, तो टाइम तो लगता ही है। आलोचकों का जो कहना था कि केंद्र सरकार काफ़ी मजबूत हुई है, आलोचकों का कहना है कि केंद्र सरकार को मजबूत कर दिया और राज्य सरकार को कमजोर कर दिया, ये कहना चाह रहे हो। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, ये भी कहना चाह रहे कि कांग्रेस पार्टी को दबदबा था उस टाइम, कि कांग्रेस पार्टी ने जो बोला वही हुआ है। अब पार्टी में दमदार दूसरी थी नहीं तो क्या करें, है ना। आलोचकों का यह भी कहना था कि यह तर्क था कि संविधान सभा में राजनेताओं और वकीलों का बोलबाला था। हाँ ये तो सही है ना, राजनेता थे और आपके कौन, राजनेता और आपके वकील तो थे ही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो वकील ही थे, आपके महात्मा गांधी जी भी वकील ही थे, है ना, तो ये सब तो था ही। और राजनेता कुछ थे, डॉक्टर भीमराव सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सुभाष चंद्र बोस तो उस टाइम थे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता उनका, है ना। लॉर्ड विस्काउंट साइमन द्वारा इसे हिंदुओं का एक निकाय कहा गया। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या बोला, इसको हिंदुओं ने बनाया इसको, ना, मुसलमानों को कोई रोल ही नहीं है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। महिला और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति थी, महिला तो इसमें सदस्य थी, लेकिन अब हो सकता है नहीं हो उस टाइम, है ना, बोलने को क्या, कुछ बोल सकता है। संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौती भी थी उसमें, है ना। राज्य की विचारधारा को अपनाने की चुनौती थी, राज्य की जो विचारधारा है उसको अपनाने की चुनौती थी। दूसरी आर्थिक विकास की प्रणाली चुनने की थी। ठीक, आर्थिक विकास तो भाई अब कोई देश किसी से गुलामी से आज़ादी की ओर जाएगा तो आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं रहेगी ना, कमजोरी रहेगी। अल्पसंख्यकों को खुश करने की चुनौती थी, भाई अल्पसंख्यक नाराज थे ना कि उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला होगा, तो नाराज तो रहेंगे वो। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में सुधार लाना था, राष्ट्रीय एकता मतलब जिस रियासत अभी हैदराबाद का जो नवाब था उन्होंने बोल दिया नहीं हमें नहीं शामिल होना है, तो ये भी था ना। लोकतंत्र के मॉडल को अपनाने की चुनौती थी, ये भी चुनौती थी, लोकतंत्र को मॉडल जो अपना जो उन्होंने डिजाइन किया है उसको भाई पब्लिश भी करना है उनको ना, तो टाइम तो लगेगा उसमें। संघीय व्यवस्था अपनाना चाहिए और केंद्रीय व्यवस्था, है ना, ये भी इन्होंने था, संघीय व्यवस्था और केंद्रीय व्यवस्था इनके लिए भी चुनौती थी ये। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है, हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है, आपको पता ही है, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, है ना, जो यूपी की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है, जनपद पंचायत का क्षेत्र कहाँ होता है, जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है। ठीक है, गांव तो होता नहीं, 5 गांव भी नहीं होता है आपका। जनपद पंचायत कहाँ होती है, जनपद पंचायत एक तो जिला पंचायत होती है, दूसरी जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो विकासखंड लेवल पे होगी। यदि मृत्यु, त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा।
ये तो पता ही होना चाहिए, पर उपराष्ट्रपति को आपको देगा त्यागपत्र, वही संभालेगा जब तक आपका नया राष्ट्रपति नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लोकसभा का अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष है उसको कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से परिक्रमा संकलन करके, लोकसभा के सदस्यों को बहुमत में पारित संक्रमण के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पना के द्वारा। नहीं, ये आपका 1/2 सदस्य तो होना ही चाहिए आपको ना, बहुमत द्वारा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी देना है आपको। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के राज्यपाल परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई थी। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची बाधित राज्य सरकारों को बनाई गई संबोधित की जाती है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक ही भाग में सूचित घोषित की जा सकती है ना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, आपको कौन सा नहीं है ये पूछा उन्होंने। ठीक है, इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, ये सही है आपका, है ना। ये सही नहीं है आपका 1950 में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रस्तावना जो थी ना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, पता ही है, 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं, बाद में जुड़े गए थे ना, संविधान संशोधन हुआ था ये। उक्त शब्द 1977 में संविधान संशोधन जुड़े गए थे। ठीक है, ये सही है आपका। उक्त संशोधन 1985 में संशोधन करके जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान शब्द सावधान की प्रस्तावना, सावधान तो ये गलत ही है। ठीक है, कदर सही नहीं है, ये तो गलत ही है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बार संशोधन हुआ था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार जो था उसको कब समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, ये 1971 संशोधन यही है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 1973 में संविधान संशोधन की 71 संशोधन यही है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नहीं, ये नहीं है शायद, है ना, ध्यान रखना इसमें। 44वां संविधान संशोधन, 44वां भी हो सकता है इसमें। हाँ, तो यही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा देना भाई, ये होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखो, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति तो होगी नहीं, मंत्रिपरिषद आपका विधान परिषद प्रति होगी, विधानसभा के प्रति होगी ना। तो भाई बलवंत राय मेहता समिति की प्रधानमंत्री विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। केवल जिला, मंडल, राज्य स्तरीय पंचायती राज का गठन होगा। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद गठन प्रस्ताव होगा। इन्होंने बोला था ये वाला ना, ये वाला जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत होगा। ठीक है, ये बोला था उन्होंने, बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायत की बात ही नहीं होती है। ठीक है, कुछ अति लघुत्री जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट समझाइए। अनुच्छेद फर्स्ट हमारा क्या बोलता है आपको पता ही है ना। संविधान में अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये बोला गया। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, ये बोला गया है। राज्यों के क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें आ जाएंगे और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र भी आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम किसी से जीत के लाते हैं, जैसे सिक्किम हमने ऐड किया है तो वो भी आ गया इसमें ना। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना, तो पता ही 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये ध्यान रखिए। इसका गठन कैबिनेट मिशन में 1946 में, कौन सी योजना आपकी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कब हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत राजनीतिक भविष्य को संशोधित करने के लिए रखा गया एक प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। योजना में मुस्लिम बहुल्य प्रांतों के लिए स्वायत्तता के प्रावधानों के साथ एक संघीय भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
इसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने का आह्वान किया गया था। हालांकि योजना के विभिन्न राजनीतिक गुटों के महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा इसमें, जिसके कारण यह अत्यंत विफल हो गई। ठीक है, ये भी कारण है। अपनी कमियों के बावजूद, है ना, कमियां तो थी उसमें, है ना, इस योजना ने भारत के अंतिम विभाजन और भारत का विभाजन किया था ना, और पाकिस्तान के निर्माण के अग्रदूत के रूप में कार्य किया था। ठीक है, आलोचना के बाद भी इन्होंने बंटवारा कर लिया था गांधी जी ने। कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। संविधान सभा के निर्माण पर विस्तार से चर्चा करिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया एक उल्लेखनीय कार्य था। ठीक है, यह एक सावधानीपूर्वक और विस्तृत प्रक्रिया थी जिसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और हितों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चर्चा और बहस शामिल थी। अब मुख्य भाग क्या था इनमें? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। कब? 1946 को। हमारा अगर स्वीकृत कब हुआ था? ये आपका 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, 49 को हो गया था। ठीक है, ये गठन हुआ था 1946 को। ठीक है, 9 नवंबर 1946 को। ठीक है, विभिन्न प्रांतों और रियासतों में निर्वाचन सदस्यों को लेकर किया गया था। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के नेता भी शामिल थे। प्रारूप समिति और इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति संविधान सभा का प्रारूपिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेता शामिल थे इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। विचार विमर्श और बहस करने के लिए संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, है ना, मौलिक अधिकार थे इसमें, शक्तियों के विभाजन, भाषा के मुद्दों और अल्पसंख्यक अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न पहलुओं पर कहीं बहस और चर्चाएं की। विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए और आम सहमति पर पहुंचने के समझौते किए गए, है ना, पहुंचने के लिए समझौते किए गए। अन्य संविधानों से उधार लेना भी काम था इनका। मसौदा समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड से जैसे दुनिया भर के उल्लेखनीय संविधानों से प्रेरणा ली। इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया जो विविध समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संदर्भ में अनुकूल थे। ठीक है, जो उनको सही लगा उनको ऐड कर दिया, बाकी को छोड़ दिया था। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी था उनका। अल्पसंख्यक जो थे लोग, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए, है ना। ऐतिहासिक अनुयायियों को दूर करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्यवाही के उपाय भी शामिल किए गए थे इसमें। अंगीकरण और अधिनियम, है ना, संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? लास्ट रूप से इसको कब फाइनल किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। ठीक है, हमारी लास्ट स्लाइड है इसमें विकास और संशोधन। कुछ संशोधन के लिए भी 368 भाग 20 में हम कल संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमारा संशोधन ही रहेगा। विकास और संशोधन बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए संशोधन के माध्यम से संविधान समय के साथ विकसित हुआ। इसके अधिनियम के बाद से इसमें कई संशोधन किए गए। ठीक है, सो अब आजकल हम देखें, आज के देखेंगे तो 106 संविधान संशोधन हमने कर लिए। ठीक है, महिला बिल आपका जो चली रहा आपका ना, महिला आरक्षण के लिए, वो 106 वाला है ना, तो भी आपका बहुत जल्द लागू होने वाला वो भी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। निसर्ग क्या निकला इसमें? भारतीय संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें सावधानीपूर्वक विचार विमर्श और आम सहमति बनाना शामिल था। यह उन नेताओं की दूरदर्शिता, दृढ़ता का प्रमाण है जिन्होंने एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की दिशा में काम किया। संविधान ने 7 दशकों से अधिक समय से नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया था। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये लेक्चर यदि समझ में आ रहा आपको तो इस सीरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल का हमारा लेक्चर देखने के लिए संविधान संशोधन हम कल पढ़ाएंगे, है ना, तो इसके लिए वेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।